my dear student, I Rakesh Chaudhary welcome you all on this my YouTube channel and in this online classes as we were discussing our chapter of second physics, photoelectric effect and radiation, and in today's class we will discuss the laws of photoelectric effect based on photoelectric experiment that were given by scientist Leonard. Before moving on, first of all subscribe this channel and press the bell icon so that you will get the notification when I upload new video. So, starting. Laws of photoelectric effect. First law, electron emission rate of a metal surface is directly proportional to the intensity of light. ये सारे laws वही हैं जो एक्सपेरिमेंट में मैंने आपको बताए थे, उनको समराइज कर दिया है, समराइज करके एक जगह पर ले लिया है। और हालांकि पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं, एक बार मैं आपको दोबारा बता देता हूं कि जो पहला लॉ था इलेक्ट्रॉन एमिशन रेट, क्या मतलब हुआ, पर नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकंड, कि एक सेकंड में कितने फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं। जब हम लाइट डाल रहे हैं तो एक सेकंड में कितने फोटो इलेक्ट्रॉन्स उस मेटल सरफेस में एमिट हो रहे हैं, वो क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन एमिशन रेट हो गई। देन इलेक्ट्रॉन एमिशन रेट ऑफ मेटल सरफेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी इंटेंसिटी ऑफ लाइट, कि जितनी ज्यादा आप इंटेंसिटी की लाइट इंसिडेंट करवाओगे तो इलेक्ट्रॉन एमिशन रेट उतनी ही ज्यादा होगी। क्यों होगी? बिकॉज इफ वी आर इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इट मीन्स वी आर इंक्रीजिंग नंबर ऑफ फोटॉन्स इन दैट लाइट। अगर हम इंटेंसिटी इंक्रीज करेंगे तो फोटॉन्स इंक्रीज कर रहे हैं, और क्या होता है, जैसे ही हम लाइट डालते हैं तो एक फोटोन जाता है, वो एक इलेक्ट्रॉन से रिएक्ट करता है, वो इलेक्ट्रॉन उस फोटोन की एनर्जी को अब्जॉर्ब करता है, वहां से बाहर आ जाता है। और मेन चीज, एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन को अपनी एनर्जी दे सकता है, तो जितने ज्यादा फोटोन हम डालेंगे तो उतने ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन वहां से एमिट होंगे, और इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड अगर ज्यादा है इट मीन्स इलेक्ट्रॉन emission rate will be higher. Second point, maximum kinetic energy of emitted electrons does not depend on the intensity of light, कि जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो गए उनके पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी बाद में डिपेंड नहीं करती है, किस बात पर, इंटेंसिटी पे। बिकॉज जो एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको एनर्जी कहां से मिल रही है, फोटोन से। फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, एच न्यू, और उसमें क्या है, न्यू यानी फ्रीक्वेंसी। तो फोटोन की जो एनर्जी होती है वो डिपेंड करती है किस बात पे, फ्रीक्वेंसी पे। हम क्या चेंज कर रहे हैं, इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी चेंज करने से तो नंबर ऑफ जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो चेंज होंगे, उनकी एनर्जी चेंज नहीं होगी। उनकी एनर्जी तो हम किससे चेंज कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी से चेंज कर सकते हैं, एंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनोड एंड कैथोड। देन इट मींस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स डज नॉट डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो इंटेंसिटी पे क्या डिपेंड करता है, कि कितने इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं पर सेकंड। जो इलेक्ट्रॉन एमिशन रेट है वो डिपेंड करती है इंटेंसिटी पे, बाकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और दूसरा स्टॉपिंग पोटेंशियल वो दोनों ही इस पर डिपेंड नहीं करते हैं। थर्ड पॉइंट, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। तो काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगी, और किस बात पर डिपेंड करेगी, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनोड एंड कैथोड। काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस बाय इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, कि अगर हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगी। और अगर फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करेंगे या फिर वेवलेंथ को डिक्रीज करेंगे, बिकॉज बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। Then kinetic energy of photoelectrons increases by increasing frequency or decreasing wavelength. तो अगर या तो वेवलेंथ को डिक्रीज कर दें या फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर दें तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन विल नॉट एमिट फ्रॉम द मेटल सरफेस इफ न्यू इज लेस देन न्यू जीरो। अगर क्या है, फोटोन की फ्रीक्वेंसी है, अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज लेस देन threshold frequency, then emission of electrons will not take place. If frequency of incident light is more than threshold frequency, कि जो हम लाइट इंसिडेंट करवा रहे हैं उस लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है अगर वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है, एमिशन तो होगा, और उसमें क्या होगा, then the time taken for emission of electron after incident light falls on the metal is almost negligible. Time taken for emission of electron,
कि जैसे ही ये मेटल सरफेस थी, इस मेटल सरफेस के ऊपर हमने क्या करवाया, लाइट को फॉल करवाया, और जैसे ही लाइट इंसिडेंट हुई यहां से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन है वो एमिट हुए। तो लाइट के इंसिडेंट होने में और इलेक्ट्रॉन्स के एमिट होने में क्या नहीं होता, कोई टाइम गैप नहीं होता। मतलब जिस टाइम पर जैसे ही हमने लाइट डाली उसी टाइम पर वहां से क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन है वो एमिट हो जाएंगे। और इस प्रोसेस में जो टाइम होता है वो नेग्लिजिबल होता है, अप्रोक्सीमेट 10⁻⁹ सेकेंड। सो ये जो लॉस थे इनको अपन बोलते हैं लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। नाउ इन्हीं लॉज पर बेस्ड जो अपन बात करें उसके बाद में जो वेव थ्योरी थी विच वाज गिवन बाय हाइगेन, तो वो जो वेव थ्योरी थी वो क्या हो गई थी, फेल हो गई थी। इस बार आरबीएससी में 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो हाइगेन का जो वेव प्रिंसिपल है, वेव थ्योरी है, वो इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के जो लॉज हैं उन लॉज को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। कई 3 जगह पर जाकर वेव थ्योरी है वो फेल हो जाती है ऑन द बेस्ड ऑफ लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देन फेलियर ऑफ वेव थ्योरी टू एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कहां फेल हो जाती है और उसमें कौन कौन से पॉइंट्स हैं उनको अपन डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, अकॉर्डिंग टू द वेव थ्योरी काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड ऑन इंटेंसिटी ऑफ लाइट। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, कौन बोल रहा है, वेव थ्योरी बोल रही है। अभी लॉज में हमने क्या पढ़ा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स डज नॉट डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। दोनों ही अपनी जगह पे सही थे। इन्होंने तो प्रैक्टिकली उस चीज को प्रूव किया था, यहां इन्होंने थ्योरेटिकली भी उस चीज को प्रूव किया था हाइगेन ने। कैसे, वेव में कोई भी वेव की इक्वेशन हम लेते हैं, लेट y इज इक्वल्स टू a sin ωt। This is the equation, simple equation of for a wave. Y is displacement. If y is displacement, then what will be velocity? अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं तो मेरे को वेलोसिटी मिल जाएगी, v is equals to a ओमेगा cos ओमेगा t। और अगर काइनेटिक एनर्जी मेरे को फाइंड आउट करनी है, then what is the formula of काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी is equals to half mv square, then half m इसका स्क्वायर, a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t। That is the formula for kinetic energy for a wave। अब देखो एक चीज और हमने पढ़ी थी इंटरफेरेंस में, और वहां हमने देखा था कि जो इंटेंसिटी होती है किसी भी वेव की, इंटेंसिटी ऑफ वेव ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, ए स्क्वायर के। ए क्या है, उस वेव का एम्पलीट्यूड है। अब देखो बच्चों यहां पे अगर मैं इंटेंसिटी इंक्रीज करता हूं, इट मींस आई एम इंक्रीजिंग आई। तो इंटेंसिटी को मैं इंक्रीज करूंगा, इट मींस एम्पलीट्यूड ऑफ दैट वेव विल आल्सो इंक्रीज, उस वेव का एम्पलीट्यूड है वो भी इंक्रीज होगा। एंड इफ एम्पलीट्यूड ऑफ दैट वेव इज इंक्रीजेस, इट मींस काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट वेव विल इंक्रीज। सिंपल। यहां हमने देखा कि अगर मैं इंटेंसिटी को इंक्रीज करूंगा तो एम्पलीट्यूड इंक्रीज होगा, एम्पलीट्यूड इंक्रीज होगा तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। तो वेव थ्योरी भी अपनी जगह पे सही थी, लेकिन इन्होंने प्रैक्टिकल से उस चीज को प्रूव किया था कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डज नॉट डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, जबकि वेव थ्योरी क्या कहती है, डिपेंड करती है। इधर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या कहता है, नहीं करती है। तो एक तो जो वेव थ्योरी है वो यहां फेल हो गई। सेकेंड पॉइंट, emission of photoelectron will take place at any value of frequency of incident light according to the wave theory। ये तो क्या बोल रही है, वेव थ्योरी कह रही है कि इलेक्ट्रॉन का एमिशन आप किसी भी फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट करवा दो होगा, जबकि इधर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या कहता है कि अगर आपने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट करवाई तो इलेक्ट्रॉन का एमिशन नहीं होगा। क्यों होगा, इन्होंने क्या बताया, ये मेटल सरफेस है, तो मेटल सरफेस है तो हम इसके ऊपर वेव ही तो डाल रहे हैं, उस वेव के पास एनर्जी है, उस वेव के पास एनर्जी है और वो उस मेटल सरफेस में वेव या मेटल सरफेस उस वेव को अब्जॉर्ब कर लेगा, तो वहां फ्रीक्वेंसी से तो कोई रिलेशन ही नहीं है। तो किसी भी फ्रीक्वेंसी की वेव जाएगी और यहां से मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा। सो सेकंड फेलियर था ये। तो यहां पर क्या था कि अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी किसी भी फ्रीक्वेंसी की लाइट पर इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा, जबकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहता है कि वो तभी होगा जब फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है। थर्ड पॉइंट देखें, अकॉर्डिंग टू द वेव थ्योरी व्हेन लाइट इंसिडेंट ऑन द सरफेस देन सम टाइम विल बी टेकन आउट by electron to absorb that energy
but according to the photoelectric effect experiment, there is no time lag between incident of light and emission of electron. अभी थोड़ी देर पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के जो लॉस थे वहां पर हमने क्या डिस्कस किया? तो वहां पर हमने डिस्कस किया कि जैसे ही हम मेटल सरफेस पर लाइट इंसिडेंट करवाते हैं उसी टाइम पर वहां से इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या हो जाएंगे? एमिट हो जाएंगे। वेव थ्योरी क्या कहती है कि आप लाइट डालोगे, वो लाइट मेटल पहले अब्जॉर्ब करेगा, फिर वो किसके पास जाएगी? उस मेटल के जो एटम्स हैं उनके पास वो एनर्जी जाएगी, फिर एटम से वो किसके पास जाएगी? उस इलेक्ट्रॉन के पास जाएगी। इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को अब्जॉर्ब करेगा और फिर वो एक्साइटेड स्टेट में आएगा। यूं कहें कि उसकी एनर्जी इंक्रीज होगी, उसके बाद वो मेटल सरफेस से बाहर आएगा और इस पूरी प्रोसेस में टाइम लगेगा। इस पूरी प्रोसेस में टाइम लगेगा अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी। तो वेव थ्योरी कहती है कि जब हम लाइट इंसिडेंट करवाएंगे इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा, इस पूरी प्रोसेस में टाइम लगेगा। जबकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहता है कि जैसे ही आपने लाइट डाली उसी टाइम पर हाथों हाथ वहां से इलेक्ट्रॉन एमिशन होगा। तो ये जो 3 पॉइंट थे, इन 3 पॉइंट पर जो वेव थ्योरी होती है वो फेल हो जाती है। तो इस तरीके से ये था हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट। अब इसके बाद अपन बात करेंगे अब क्वांटम थ्योरी की। जो लाइट का जो क्वांटम प्रिंसिपल है, जो मैक्स प्लांक ने दिया था, आइंस्टीन ने उसको प्रूव किया था और वो ही सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उस पर अब अपन चलते हैं। ओके, अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट explanation of photoelectric effect based on the quantum theory. That theory was given by Max Planck in 1900. अब इससे पहले 2 साइंटिस्ट थे, एक तो न्यूटन। तो न्यूटन ने बताया था कि लाइट का जो नेचर है वो कैसा है? पार्टिकल नेचर। और अकॉर्डिंग टू हाइगन उन्होंने बताया कि लाइट है वो किस नेचर की है? वेव नेचर की है। और बाद में मैक्स प्लांक ने दोनों की कन्फ्यूजन को दूर किया और बाद में बताया कि लाइट जो है उसका नेचर कैसा होता है? क्वांटम नेचर का होता है। अकॉर्डिंग टू मैक्स प्लांक, जब भी लाइट का अब्जॉर्प्शन होता है या लाइट का एमिशन होता है तो वो हमेशा कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं होता। देखो, अगर वेव की मैं बात करूं तो वेव ऐसे चलती है, तो वेव कैसी है? कंटिन्यूअस है। तो ये तो क्या था अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी कि जो वेव ट्रांसमिट होगी वो बिल्कुल कैसे चलेगी? कंटिन्यूअस चलेगी। बट मैक्स प्लांक ने बाद में क्या बताया कि लाइट का एमिशन और लाइट का अब्जॉर्प्शन जो होता है वो कैसा होता है? कंटिन्यूअस नहीं होता है, बट कैसा होता है? डिस्क्रीट होता है। और वो कैसा होता है? इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी पैकेट्स, बंडल्स ऑफ एनर्जी। यानी एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं और उन्हीं पैकेट्स के फॉर्म में जो लाइट होती है वो ट्रेवल करती है। एंड दीज पैकेट्स ऑफ एनर्जी आर नोन एज फोटोन। इन्हीं एनर्जी के पैकेट्स को हम क्या बोलते हैं? फोटोन बोलते हैं। अब देखो, फोटोन इट मीन्स उसमें दोनों की प्रॉपर्टीज हैं, उसमें पार्टिकल नेचर भी है, उसमें वेव नेचर भी है। पार्टिकल नेचर कैसे? फोटोन इट मीन्स बंडल, देन बंडल इट मीन्स वो क्या है? पार्टिकल। और एनर्जी का बंडल होता है कंटेनिंग डिफरेंट टाइप ऑफ वेव्स ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ। उसी बंडल में क्या होती हैं? अलग अलग वेवलेंथ्स वाली क्या होती हैं? वेव्स होती हैं। तो वेव भी हैं, इसका मतलब वेव थ्योरी भी है, और बंडल है, इसका मतलब पार्टिकल नेचर भी है। तो अकॉर्डिंग टू मैक्स प्लांक लाइट जो है वो ट्रेवल करती है किस फॉर्म में? फोटोन्स की फॉर्म में, और वो ड्यूल नेचर की होती है। ड्यूल नेचर का मतलब पार्टिकल नेचर भी है और साथ में वेव नेचर भी है। तो देखो, इन 1900 मैक्स प्लांक ने सजेस्ट किया कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एमिशन, क्वांटम थ्योरी को उन्होंने सजेस्ट किया और उन्होंने कहा कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट इज नॉट कंटिन्यूअस बट इट इज इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट एनर्जी पैकेट्स एंड दीज एनर्जी पैकेट्स आर नोन एज फोटोन। लेटर ऑन इन 1905 आइंस्टीन अल्बर्ट आइंस्टीन प्रूव्ड दी क्वांटम थ्योरी। उन्होंने भी इस चीज को प्रूव किया कि हाँ, लाइट का एमिशन और लाइट का अब्जॉर्प्शन किसकी फॉर्म में होता है? फोटॉन्स की फॉर्म में होता है। अब अपन बात करें यहां पर कंसेप्ट ऑफ फोटोन की। कंसेप्ट ऑफ फोटोन, सारी चीजें हालांकि मैं आपको बता चुका हूं लेकिन एक बार फिर देख लें। सबसे पहले मैं बात करूं एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन, देन एनर्जी ऑफ फोटोन E is equals to h nu, where h is Planck's constant. Planck's constant, which is 6.63 into 10 to the power minus 34 joules second, and nu is frequency of photon or incident radiation और फोटोन। तो न्यू जो है वो क्या है? उस फोटोन की फ्रीक्वेंसी है। देन
बिकॉज वी नो दैट न्यू इज इक्वल्स टू सी अपॉन लेमडा भी होता है, देन एनर्जी ऑफ फोटोन वी कैन राइट ई इज इक्वल्स टू एच सी अपॉन लेमडा। तो या तो ये वाला फॉर्मूला यूज ले लेंगे, और अगर हमें इन द टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी लेना है तो ई इज इक्वल्स टू एच म्यू ले लेंगे। ये तो क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। फिर अगर मैं कर्व ड्रॉ करूं किस किस के बीच में, कर्व बिटवीन ई एंड न्यू। अगर एनर्जी ऑफ फोटोन और उसकी फ्रीक्वेंसी में अगर मैं कर्व ड्रॉ करता हूं तो न्यू एंड ई के बीच कर्व कैसा आएगा बच्चों, बिल्कुल स्ट्रेट, बिकॉज ई इज इक्वल्स टू एच न्यू, एच कांस्टेंट है, इट मींस ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, फ्रीक्वेंसी के। फोटोन की फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी उसकी एनर्जी का मान उतना ही ज्यादा होगा, वैल्यू ऑफ एनर्जी जो है उतनी ही ज्यादा होगी। सेकेंड मैं कर्व ड्रॉ करूं, कर्व बिटवीन E एंड लेमडा। तो E और लेमडा में एनर्जी ऑफ फोटोन एंड वेवलेंथ ऑफ फोटोन, इन दोनों के बीच में कर्व ड्रॉ करेंगे। तो कर्व ड्रॉ करेंगे, देन दिस इज लेमडा एंड दिस इज एनर्जी ऑफ दैट फोटोन। फॉर्मूला क्या इन टर्म्स ऑफ लेमडा, E इज इक्वल्स टू एच सी अपॉन लेमडा। Here H and C both are constant, it means E inversely proportional होगा किसके, लेमडा के। तो इसका मतलब वेवलेंथ जैसे जैसे इंक्रीज होगी वैसे वैसे उस फोटोन की एनर्जी है वो डिक्रीज होती जाएगी। तो ये इन दोनों के बीच में कर्व हो गया। फिर अपन बात करें फोटोन की। फोटोन जब रेस्ट पोजीशन में होता है, अगर वो स्टेशनरी है उस टाइम पर उसका मास 0 होता है, बट जब वो मूव करता है तब उस टाइम पर उसमें मास होता है, कितना होता है देखिए, मास ऑफ फोटोन, मास ऑफ फोटोन इन मूविंग स्टेट। तो जब फोटोन मूव करता है उस टाइम पर उसका मास है वो कितना होता है, देन कैसे कैलकुलेट करेंगे एनर्जी, एनर्जी ऑफ फोटोन। तो फोटोन की जो एनर्जी है उसका फॉर्मूला E इज इक्वल्स टू एच सी अपॉन लेमडा, और जो आइंस्टीन ने मास एनर्जी रिलेशन दिया था फ्रॉम मास एनर्जी रिलेशन, मास एनर्जी रिलेशन ऑफ आइंस्टीन, कि हर जो एक पार्टिकल होता है उसका जो मास होता है उसमें एक जो एनर्जी होती है वो स्टोर्ड होती है, और वो क्या है, E इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। एक तो कह रहा है ये एनर्जी है उस फोटोन की, और फोटोन जो है वो ट्रेवल करते हैं विद द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। स्पीड जो होती है वो फोटोन की वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, इट मींस c के इक्वल होती है। तो उस फोटोन के पास जो एनर्जी होगी वो कितनी होगी, E इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। दिस वन इज इक्वेशन नंबर 1, दिस वन इज इक्वेशन नंबर 2, एंड फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 आई कैन राइट दैट एच सी अपॉन लेमडा विल बी इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। C से C कैंसिल हो गया, क्या कैलकुलेट करना था, मास, देन M इज इक्वल्स टू H अपॉन C इंटू लेमडा। ये आ गया उसका मास। यही हम किसकी टर्म्स में कैलकुलेट कर सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, बिकॉज वी नो दैट लेमडा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, C अपॉन न्यू, देन लेमडा की जगह ये वैल्यू पुट करूंगा, देन M इज इक्वल्स टू H न्यू अपॉन C स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, उसका मास हो गया। अब फोटोन है, पार्टिकल है, जब वो मूव करेगा उस टाइम पर उसके पास मास भी है, उसके पास वेलोसिटी भी है। तो मास भी है, वेलोसिटी भी है, तो लीनियर मोमेंटम भी तो होगा। देन व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम ऑफ फोटोन। तो जो फोटोन होता है उसके लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला, अच्छा बच्चों मोमेंटम का फॉर्मूला क्या था, लीनियर मोमेंटम का, P इज इक्वल्स टू एम वी, यहां V क्या है, C, फोटोन है वो किससे ट्रेवल करता है, C की स्पीड से, देन P इज इक्वल्स टू M की वैल्यू पुट कर दो, H अपॉन C लेमडा इंटू C, C से C कैंसिल, देन लीनियर मोमेंटम ऑफ फोटोन P इज इक्वल्स टू H अपॉन लेमडा। यहां क्या है, H क्या हो गया, कांस्टेंट, H कांस्टेंट हो गया तो इट मींस P इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा लेमडा के।
देन हियर P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। फिर फोटॉन्स के रेस्पेक्ट में, ये तो सारा उससे रिलेटेड, इन पर न्यूमेरिकल आते हैं, किस तरीके आते हैं उनको अभी अपन डिस्कस करेंगे, जो न्यूमेरिकल होते हैं वो बेस्ड होते हैं इन पर। फिर मैं बात करूं अब फोटॉन से रिलेटेड कुछ और टर्म्स की। सबसे पहली चीज, फोटोन कैसा है बच्चों? फोटोन पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है या न्यूट्रल होता है? देन पहली चीज, फोटोन क्या है? न्यूट्रल है, न्यूट्रॉन पार्टिकल है। और ये एग्जाम में पूछा जाता है कि कोई एक ऐसे न्यूट्रल पार्टिकल का नाम बताइए जिसका रेस्ट पोजीशन में मास 0 होता है, तो वो कौन सा है? फोटोन है। फोटोन के अलावा और कौन से ऐसे पार्टिकल्स हैं जो न्यूट्रल होते हैं? गामा रेस, तो गामा पार्टिकल है वो भी कैसा होता है? न्यूट्रल होता है। इसके अलावा एक सबसे इंपॉर्टेंट न्यूट्रॉन, वो भी क्या होता है? न्यूट्रल होता है। तो सेम ऐसे ही जो फोटोन है वो भी क्या है? न्यूट्रल पार्टिकल है। न्यूट्रल पार्टिकल है, इसका मतलब जब फोटोन पास होगा किसमें से? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में से, देन व्हेन फोटोन transmit through the electric field or magnetic field, then it will not deflect from its path. जब भी उस फोटोन को हम पास करवाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से, then it will not deflect in electric field and magnetic field, because वो क्या है? न्यूट्रल है। सेकेंड मैंने आपको बता ही दिया, मास ऑफ फोटोन इन रेस्ट कितना होता है? 0 होता है। उसमें मास तभी होता है जब वो मूव करता है, अगर वो रेस्ट पोजीशन में है तो उसका मास कितना हो गया? 0 हो गया। थर्ड पॉइंट हम बात करें तो जो फोटोन है, जब भी अगर किसी भी पार्टिकल से कोलाइड करता है, टक्कर करता है, तो उस कोलिजन में उसका लीनियर मोमेंटम और उसकी टोटल एनर्जी हमेशा क्या होती है? कंजर्व होती है। लीनियर मोमेंटम एंड टोटल एनर्जी ऑफ फोटोन remain constant during collision। तो जब भी वो किसी दूसरे पार्टिकल से कोलाइड करता है, तो और देखो कोलिजन में ये सारी चीजें होती हैं। एनर्जी तो टोटल एनर्जी, तो वो एनर्जी तो वैसे ही कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो टोटल एनर्जी है वो तो कांस्टेंट रहेगी। साथ में उसका जो लीनियर मोमेंटम है वो भी क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। फोर्थ पॉइंट में बात करूं, स्पिन ऑफ फोटोन। फोटोन का जो स्पिन होता है वो बच्चों कितना होता है? 1 होता है। तो ये फोटोन के रिस्पेक्ट में कुछ बातें थी, ये हमने डिस्कस की। अब बात करते हैं इन पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स की। अब ये जो फोटोन के रिस्पेक्ट में अपने पढ़ा, इन पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स हैं वो देख लें। पहला क्वेश्चन देखिए, एनर्जी ऑफ ए फोटोन इज 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कैलकुलेट P। हियर P इज लीनियर मोमेंटम एंड लैम्डा वेवलेंथ ऑफ दैट फोटोन। क्या गिवन है? क्या दे दिया बच्चों हमें? एनर्जी E कितना दिया? 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, विच इज इक्वल्स टू 3 मेगा मीन्स 10 to the power 6। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कन्वर्ट करना है जूल में, इंटू 1.6 इंटू 10 to the power -19 जूल। ये एनर्जी हो गई किसमें? जूल में। क्या कैलकुलेट करना है? लीनियर मोमेंटम। P जो है वो हमें कैलकुलेट करना है, और लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला फोटोन के लिए अभी क्या कैलकुलेट किया था आपने? P इज इक्वल्स टू H अपॉन लैम्डा। अब देखो और क्या कैलकुलेट करना अपने को? लैम्डा। एक हमें लैम्डा है यानी वेवलेंथ है वो कैलकुलेट करनी है। कौन सा फॉर्मूला यूज लेंगे? E इज इक्वल्स टू HC अपॉन लैम्डा। वहां से क्या मिल जाएगा अपने को? लैम्डा मिल जाएगा। देन लैम्डा इज इक्वल्स टू HC अपॉन E, 6.63 इंटू 10 to the power -34 इंटू 3 इंटू 10 to the power 8 डिवाइडेड बाई E कितना है? 3 इंटू 10 to the power 6 इंटू 1.6 इंटू 10 to the power -19। ये क्या हो गया? मीटर में। ये तो क्या आ गया हमारे पास? लैम्डा आ गया। इस लैम्डा की वैल्यू इस वाले फॉर्मूले में P इज इक्वल्स टू H अपॉन लैम्डा, इस वाले फॉर्मूले में हम जब लैम्डा की वैल्यू पुट कर देंगे, देन 6.63 इंटू 10 to the power -34 डिवाइडेड बाय लैम्डा, ये वाली वैल्यू 6.63 इंटू 10 to the power -34 इंटू 3 इंटू 10 to the power 8 और इंटू 3 इंटू 10 to the power 6 इंटू 1.6 इंटू 10 to the power -19। इसको सोल्व कर लेंगे तो कैंसिल हो गया। इसको सोल्व कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? उसका लीनियर मोमेंटम मिल जाएगा। लीनियर मोमेंटम की यूनिट क्या हो जाएगी? P इज इक्वल्स टू mv, m के लिए किलोग्राम और वेलोसिटी के लिए मीटर अपॉन सेकेंड। तो इस तरीके से क्वेश्चन है, इसको सोल्व कर लेंगे। सेकेंड वाला क्वेश्चन देखें, फॉर ए फोटोन ऑफ वेवलेंथ 4
4000 एंगस्ट्रम। वेवलेंथ कितनी दे दी हमें? 4000। क्या कैलकुलेट करना है? म्यू। एक तो उस फोटोन की फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है, एनर्जी कैलकुलेट करनी है और मोमेंटम कैलकुलेट करना है। डायरेक्ट फॉर्मूले पुट करना है। तो लैम्डा इज 4000 एंगस्ट्रम विच इज इक्वल्स टू 4000 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर। क्या कैलकुलेट करना पहले? म्यू। म्यू इज इक्वल्स टू सी अपॉन लैम्डा 3 इंटू 10 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाई 4000 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10। सॉल्व कर लेंगे। यूनिट क्या हो जाएगा? हर्ट्ज। सेकंड क्या दिया है? एनर्जी कैलकुलेट करनी है। एनर्जी का फॉर्मूला इज इक्वल्स टू एच न्यू। एच की वैल्यू पुट कर देंगे, न्यू की वैल्यू पुट कर देंगे। क्या आ जाएगा अपने पास? ई आ जाएगा। और थर्ड में क्या कैलकुलेट करना है? मोमेंटम। मोमेंटम का फॉर्मूला पी इज इक्वल्स टू एच अपॉन लैम्डा 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 डिवाइडेड बाई 4000 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10। पी लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा? किलोग्राम मीटर अपॉन सेकेंड। तो एक तो इस तरीके के न्यूमेरिकल आते हैं। फिर एक देखो, फ्रॉम ए बल्ब ऑफ 40 वॉट photons of frequency 8 into 10 to the power 12 hertz are emitted. Calculate number of photons emitted per second या 1 second। एक बल्ब है और उस बल्ब की जो पावर है वो पावर बच्चों कितनी दी है अपने को? 40 वॉट दी है। और उसमें से जो फोटोन निकल रहे हैं उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है? न्यू इज इक्वल्स टू 8 इंटू 10 टू दी पावर 12 हर्ट्ज। हमसे पूछा है नंबर ऑफ फोटोन्स एमिटेड पर सेकेंड। देन एक फॉर्मूला है, इस पे बेस्ट न्यूमेरिकल है, वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। वो फॉर्मूला मैं आपको बता दूं। नंबर ऑफ फोटोन्स एमिटेड पर सेकेंड, एमिटेड पर सेकेंड। तो उसका जो फॉर्मूला हम यूज में लेते हैं n इज इक्वल्स टू, वो हम लेते हैं पावर अपॉन एनर्जी, एनर्जी ऑफ दैट फोटोन। तो पावर एंड एनर्जी ऑफ दैट फोटोन। पावर कितनी दी थी अपने को? 40। और एनर्जी, तो एनर्जी क्या हो गया? एच न्यू भाई, फोटोन की न्यू अपने को देती, फोटोन की एनर्जी क्या हो जाएगी? इज इक्वल्स टू एच न्यू। तो इसको सोल्व करेंगे देन n इज इक्वल्स टू 40 अपॉन 6.63 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 34 और न्यू इज 8 इंटू 10 टू दी पावर 12। अब इसका यूनिट नहीं है क्योंकि नंबर ऑफ फोटोन्स एमिटेड पर सेकेंड है। इतने, इसको सोल्व कर लेंगे, इतने फोटोन्स है वो 1 सेकेंड में एमिट होंगे। कई बार ये भी पूछ लेता है कैलकुलेट नंबर ऑफ एमिटेड फोटोन्स इन 5 सेकेंड, कि 1 पर सेकंड के बजाय वो जितने टाइम में हमसे पूछ रहा है कि 1 सेकंड में इतने हो रहे हैं, 5 के लिए पूछेगा तो क्या कर देंगे? 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 30 सेकंड के लिए पूछेगा तो क्या कर देंगे? 30 सेकंड से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरीके से ये न्यूमेरिकल हैं वो अपने को सॉल्व करने होते हैं। अब नेक्स्ट अपन लेंगे आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन और वो अपन लेंगे नेक्स्ट वाली क्लास में। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच।